हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके थे पिछले लेक्चर में। उससे पुराने लेक्चर्स में हम बाकी के टॉपिक देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखें। चलो, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे थे। 3D श्रेणी का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया था। इसी तरह से 4D और 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। इसी बीच में हमने एक बार और कुछ और अध्ययन करते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी आती है, जिसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। अब इस लेंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व होते हैं इनको क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहा जाता है। तत्वों की श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में बढ़ते हैं। कहाँ पे बढ़ते हैं? 4f में। अब तक कहाँ पे बढ़ रहे थे? s, p और d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। अब 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड तत्वों में भरे जाते हैं। अतः इन तत्वों को f ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। f में भर रहे हैं तो f ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। f ब्लॉक के इन 14 तत्वों के बाद देखो, एक सीरीज में कितने तत्व आते हैं? f ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं। अब इन 14 तत्वों के बाद हैफनियम परमाणु क्रमांक 72 आता है। देखो, 57 के बाद 58 से 71 तक 14 तत्व भरे जाते हैं, जिसके बाद हैफनियम आता है, जिसमें पुनः 5D श्रेणी 5D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। संक्रमण तत्वों की तीसरी श्रेणी जारी रहती है। अतः 4f ब्लॉक के 14 तत्व जो कि लेंथेनाइड तत्व हैं, चूंकि तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्व लेंथेनम और हाफनियम के बीच में स्थित होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ भरे जाते हैं? लेंथेनम और हाफनियम के बीच में रखा गया है। अब इनको आवर्त सारणी में अलग से नीचे स्थान दिया गया है। क्यों? ताकि इस आवर्त सारणी का स्वरूप नहीं बिगड़े और हमें जो सीक्वेंस बनी हुई है वो एज इट इज मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी संक्रमण श्रेणी के मरकरी Hg के बाद के P व S ब्लॉक के 8 तत्व होते हैं और उसके बाद में चौथी अपूर्ण संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम प्राप्त होती है। लेकिन लेंथेनम के बाद जो लेंथेनम की बात है एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89, तो चौथी एक्टिनियम होता है 89। इसके बाद 14 अंतर संक्रमण तत्वों की एक दूसरी श्रेणी प्रारंभ होती है, जिसमें 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी में अंतिम तत्व लोरेंशियम परमाणु क्रमांक 103 के बाद के तत्व इतने अधिक अस्थायी होते हैं कि इनके बारे में अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व होते हैं जो f ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये लेंथेनम के बाद होते हैं। और देखो, एक तो होता है लेंथेनम के बाद में और दूसरा होता है एक्टिनियम के बाद में। ये 14 तत्व होते हैं। अब देखो, यहाँ पे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयुक्तता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है संयुक्तता के बारे में। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 या 2 है, तो उनका भीतरी कोश में तथा उनके भीतरी कोश में 1s2 या ns2np6 व्यवस्था है, तो उसकी संयुक्तता वही होगी जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में है, क्योंकि उन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को खोकर वो स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेता है। उदाहरण सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1 है, तो इसकी संयुक्तता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये 3s के इलेक्ट्रॉनों को, ये 3s के इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग देगा तो हमें विन्यास क्या प्राप्त हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अब 2s2 2p6 विन्यास क्या है? एक उत्कृष्ट गैस विन्यास है। ठीक है, तो हमें इसकी संयुक्तता क्या प्राप्त होगी? सोडियम की 1 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है देखते हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 है। अब देखो, यहाँ पर ये 3s2 से पहले तक का, यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक उत्कृष्ट गैस विन्यास है। अतः ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेगा। अतः मैग्नीशियम की संयुक्तता भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयुक्तता 8 - n होती है। 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन है वो घटा दे 5 6 7 में से, जहां n बाह्यतम कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्योंकि इसके पास n इलेक्ट्रॉन है और 8 - n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो स्थायी ns2np6 व्यवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p3 है, तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसकी संयुक्तता क्या होगी? 8 - 5 = 3 होती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखते हैं,
1:2:2p4 है। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयुक्ता की बात करें तो संयुक्ता क्या होगी? n 8 - n, और n क्या है? 6, तो बराबर 2 प्राप्त होती है। तो ये इसकी संयुक्ता निर्धारित होती है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में या तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही हो लेकिन भीतर के डी कक्षक अपूर्ण हो तो उसकी संयुक्ता परिवर्तनशील होती है। अतः संक्रमण धातुओं की परिवर्तनशील संयुक्ता पाई जाती है। उदाहरण, आयरन की संयुक्ता +2+3 होती है, Fe+2 Fe+3 हमने देखा है, जबकि क्रोमियम की संयुक्ता +3 Cr2O7 -2 होती है, अर्थात +3 से +6 होती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो, बाह्यतम कोष में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें संयुक्ता इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। इसमें बाह्यतम कोष कौन सा है? 2 है, n बराबर 2 है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 तो इसके हैं, 2 p के हैं। तो ये चारों के 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है। अतः कार्बन के लिए संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अतः कार्बन की संयुक्ता क्या होगी? 4 होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयन बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ तो परिवर्तित होगा। या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब आयन बनेगा, या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब आयन बनेगा। भाई 2 ही कंडीशन में आयन बनेगा ना हमारे पास में। तो देखते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो गए तो अब क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। कोई परमाणु संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसी में ग्रहण करता है, ठीक है। कहाँ त्यागेगा? संयुक्ता कोष से त्यागेगा। और ग्रहण कहाँ करेगा? संयुक्ता कोष में करेगा। संयुक्ता कोष कौन सा होता है? बाह्यतम कोष होता है। अतः आसानी से आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे सोडियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो सोडियम धनायन बनाता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कौन सा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 3s1 के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 1s2 2s2 2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो एक था ही, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 3p6 हो जाएगा, और 3p6 होते ही ये स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अतः उन परमाणुओं तो आयनों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समान होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे? जिनके जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान हो। जैसे सोडियम प्लस और नियोन, ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, 1s2 2s2 2p6, नियोन 1s2 2s2 2p6, और फ्लोराइड 1s2 2s2 2p6। ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इसी तरह से पोटेशियम आयन की बात कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होते हैं। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होता है। इसी तरह से क्लोरीन होता है, इसमें 17 होते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, ठीक है। तो एक सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे निकाला जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? किसी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, हम सब जानते हैं, और चारों तरफ के खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के आकर्षण के कारण केंद्र की ओर आकर्षित होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से बंधा होता है और केंद्र की ओर आकर्षित होता है। जबकि अपकेंद्रण बल क्या होता है? जब वो घूम रहा होता है तो जो बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल लगता है उसे केंद्र से दूर ले जाता है, और दोनों विपरीत बलों से संतुलित इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षकों में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब स्लेटर ने बताया कि यदि किसी परमाणु के में अनेक इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य ये इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव डालते हैं, जिससे उस इलेक्ट्रॉन विशेष पर पूर्ण नाभिकीय आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता, वरन कुछ कम पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे जेड इफेक्टिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है कि जैसे कोई बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन है 3s1। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका सोडियम का, देखो हमने यहाँ पे देखा था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम इस 3s1 की बात कर रहे हैं और ये नाभिक है यहाँ पर सेंटर में, तो नाभिक इस 3s1 के ऊपर कितना आकर्षण बनाए रखता है, इस बीच में ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये कितना रोक रहे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर परिरक्षण प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब इससे शिल्ड कर रहे हैं इसके प्रभाव को, ठीक है। तो ये इस पर अब इसके परिरक्षण प्रभाव के बाद कितना नाभिकीय आवेश इस पर प्रभावी है, ये क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और इसी को जेड इफेक्टिव द्वारा हम यहां पर प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना नाभिकीय आवेश अनुभव करता है और वास्तव में नाभिकीय आवेश कितना है, इस अंतर को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, एस बराबर जेड माइनस जेड इफेक्टिव होता है, या फिर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का आवरण स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाए तो प्रभावी के नाभिकीय आवेश की आसानी से गणना कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी कैलकुलेशन करनी है स्लेटर का नियम से। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट है, कुछ रूल है, उसको याद रखना है और उसकी वैल्यू पुट कर देना है, बस इतना सही काम करना है। देखो, किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना स्लेटर के द्वारा निम्न नियमों के आधार पर की गई। पहला, किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का नहीं लगता। जैसे हम बात करें 1s2, जैसे हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो हम यहाँ पे अगर जैसे पर्टिकुलर 3s की बात कर रहे हैं तो हमें आवरण प्रभाव कहाँ का लगेगा, इन इलेक्ट्रॉनों का लगेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉनों का नहीं लगता है, केवल अंदर के इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है। दूसरा, एस और पी इलेक्ट्रॉनों के आवरण में निम्न का योगदान होता है। देखो, एस और पी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीनिंग में किस किस प्रकार का योगदान होता है देखते हैं। अगर उसी कोष के एस और पी इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का 0.35 होता है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम बाद में, जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है पी में तो 3.35 इंटू 3, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। उससे अंदर के कोष का अर्थात n-1 कक्षक का है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 इसकी वैल्यू होती है, और उससे भी अंदर का n-2 या उससे पहले का है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं। अब देखते हैं, ये तो एस और पी के लिए हो गया। अगर डी या एफ के इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक का मान की गणना करें तो उसी कोष के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0.35 हो गया। देखो, उसी कोष के तो एस और पी में भी 0.35 होता है, डी और एफ में भी 0.35 होता है, लेकिन यहाँ पर डी और एफ में उसके अंदर के कोष के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवरण स्थिरांक 0.30 होता है, और हाइड्रोजन के लिए 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक 0.05 होता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल गए हमें याद करने के लिए कि देखो कितना कितना आवरण स्थिरांक होता है, और हम इन आवरण स्थिरांक के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं कि कितना जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश रसायन विज्ञान में अत्यंत उपयोगी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। देखो, इसकी सहायता से आयनिक यौगिकों में आयनों की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं, तत्व के आयनन विभव के परिकलन में सहायक होता है, तथा पॉलिंग ने इसके आधार पर विद्युत ऋणता को परिकलित किया है। E बराबर माइनस जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र की सहायता से परमाणु अथवा आयन के किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक पार्ट बच गया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे लास्ट में हम उसको भी देखेंगे। देखो, श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर, डी ब्रोगली ने जो अपने द्रव्य तरंगे दी थी उस पर परिशुद्ध गणित जो कैलकुलेशन लागू की और एक इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का परिकलन किया, ठीक है। श्रोडिंगर समीकरण तरंग यांत्रिकी की एक प्रकार से की नोट है। इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव के रूप में विद्यमान होते हैं, और जैसे एक तनी हुई डोरी में तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं, उसको तनी हुई डोरी है उसको थोड़ा सा
खींच के छोड़ दें तो इसकी एक तरंग उत्पन्न होती है। वो क्या कैसी कहलाती है? अप्रगामी तरंग। तो श्रोडिंगर समीकरण को किस प्रकार व्युत्पन्न कर सकते हैं वहां पे समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। हम सब जानते हैं E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये प्रदर्शित करते हैं, ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर है। अब देखो, ऊपर और नीचे दोनों एम से गुणा कर दें तो देखो दोनों जगह एम को हटा दें तो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर या हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना हम, वही वैल्यू है। अब एम वी की जगह डी ब्रोगली समीकरण से शिफ्ट कर दे। लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी था तो एम वी बराबर एच अपॉन लेमडा हो गया। अब एम वी की जगह क्या लिख दिया? एच अपॉन लेमडा। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन हाफ तो अपनी जगह है ही से लेमडा स्क्वायर एम। अब हाफ एम वी स्क्वायर का मान समीकरण में कहाँ पुट कर दें? यहां पर। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? E बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाता है। अब इस वैल्यू को, ये स्थिति ऊर्जा के मान को शिफ्ट कर देते हैं इधर। तो एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम बराबर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। देखो इधर शिफ्ट करेंगे तब भी वही वैल्यू होगी। इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाता है। तो ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम होता है। अब ये हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब दोनों की जगह चेंज कर दी, तो बस उतना सही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये 2m तो ऊपर चला जाएगा अपॉन एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये ब्रैकेट में ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस समीकरण में लेमडा स्क्वायर का मान तरंग गति की अवकलन समीकरण होती है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई बराबर 0 में रखते हैं। तो देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई। अब लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की हमने यहाँ पर? 2m अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू अगर टोटल सोल्व करेंगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस, देखो यहाँ पे तो 2 इंटू 4 8, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर बराबर आर इंटू साई बराबर 0 होता है। तो ये एक हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण को क्या करेंगे? उस जो ये समीकरण है उस कण की तरंग समीकरण है जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा है, 1 डायमेंशन में गति कर रहा है, अर्थात एक्स दिशा में गति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के सापेक्ष हमने फलन को निकाला है। अब अगर ये तीनों दिशाओं में गति कर रहा है, तीनों अक्षों में गति कर रहा है, तो उसके लिए तरंग समीकरण क्या होगी? देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों दिशाओं के सापेक्ष, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू साई बराबर 0। ये हमारी तीनों डायरेक्शन, तीनों अक्षों के अनुदिश एक समीकरण प्राप्त होती है, तरंग समीकरण। अब इस तरंग समीकरण को किस तरह से लिख सकते हैं हम? देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर, इसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई बराबर डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। माइनस वी किसको दर्शाता है यहाँ पर? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को, ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये हमारी क्या कहलाती है? फाइनली इक्वेशन कहलाती है, तरंग समीकरण। जहां डेल स्क्वायर क्या है? जो डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, तथा स्थिति ऊर्जा वी को रखा ना, वी की वैल्यू क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है? गणितीय ऑपरेटर, जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इस पूरे समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है, इसको उतार के बराबर लगा दे तो ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा? विपरीत दिशा में, बराबर के इधर चला जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई, दोनों बराबर हो गए। अब केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। देखो अब हम यहाँ से कुछ वैल्यू इधर ले आते हैं, इस पूरी चीज को 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर को हम कहाँ ले आते हैं? इस साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये रिवर्ट हो जाता है। अब माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम बराबर ई माइनस वी इंटू साई होता है। ठीक है।
अब दोनों को साई साई को कंपेयर कर लेंगे, इसमें से साई बार निकाल देते हैं, तो माइनस, देखो यहां पर भी क्या हो गया, ई साई माइनस वी साई। इसको खोलेंगे तो साई दोनों से गुणा हो जाएगा ना, वो दोनों से गुणा हो जाएगा। इसके बाद में साई को मैं इधर शिफ्ट कर दूं वी साई को, तो साई कॉमन में ले लूं दोनों से, तो क्या होगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई बराबर ई साई। तो यहां पर ये क्या प्राप्त हुई, बाएं और जो ये वाला पद मिला हमें तथा साई का गुणनफल नहीं, देखो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी तथा साई का गुणनफल नहीं है, वरन ये क्या एक ऑपरेटर है जिसे क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि तरंग फलन साई पर इस प्रकार से देखो ये क्या है, सॉरी हमने देखा नहीं था, ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, जो कि तरंग फलन साई पर इस प्रकार से ऑपरेट होता है कि प्राप्त परिणाम उस तरंग फलन साई जो कि आइगन मान है एक संख्यात्मक मान कि गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब एच साई बराबर ई साई हम बोल सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इस पूरे को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एच साई बराबर ई साई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी मेन श्रोडिंगर इक्वेशन थी। इसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स और भी हैं, उसको आगे हम देखते हैं। चलो अब आगे समझते हैं यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट को। हाइड्रोजन परमाणु के लिए समीकरणों को हल करने पर 3 अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विघन Cl तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या m, जैसा कि एक त्रिविमीय तंत्र से अपेक्षा की जाती है। इन क्वांटम संख्याओं के अलाउड मानों को 3 पूर्णांकों के सेट के रूप में माना जा सकता है, जो किसी स्थिति में वर्णन करने के लिए आवश्यक हो। जैसे प्रत्येक सेट में n, l और m का सेट प्राप्त करने के लिए प्राप्त हल को क्या होता है, आइगन फंक्शन कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षक को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर हम पूर्ण तरंग फलन को हम 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है प्रदर्शित करने के लिए, इसकी 3 विमीय एक्स वाई जेड या आर थीटा फाई होंगे तो चौथा मान तरंग फलन का मान होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों के तीनों ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बराबर आर साइन थीटा कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर आर कोस थीटा है। इन मानों को अगर वहां पर पुट कर दें एक्स वाई जेड की जगह पे, तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी फाइनली, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका आगे डेरिवेशन पूरा का पूरा मिलेगा आपको बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में। तो ये क्या प्राप्त होगी, 1/r स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू साई बराबर 0। यही हमारी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, परमाणु संरचना समाप्त होता है। धन्यवाद।